अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 1 अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 1 अक्टूबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फरगाना वैली को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, वेयर इज़ द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड। विरूपक्षा टेम्पल आपको कहाँ पर स्थित देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए भद्रचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी या फिर ऑप्शन डी श्रीकालाहस्ती। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो आपने थंबनेल वाले वीडियो में देखा कि समुद्र के अंदर एक हिस्सा है जहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में लगातार पानी गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से उबल रहा है, खौल रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो चुका है। लगातार पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर इसको कवर किया जा रहा है। देखो जहाँ पर वो पानी उबल रहा है ना, उस समुद्र के अंदर से एक पाइपलाइन जा रही है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अभी जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, बताया जा रहा है कि इसके अंदर लीकेज हो गया है। इसके अंदर जब लीकेज हुआ तो इसमें से जो नेचुरल गैस है वो निकल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप कह सकते हो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब रीज़न क्या है, हम लोग सारी बातें समझते हैं। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है, कहाँ से जाती है, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात, आपको यहाँ पर इस वाले मैप में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी, एक आपको डार्क कलर की लाइन दिख रही होगी ये वाली, और एक इधर आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही होगी। नाउ ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 लाइन। ठीक है ना, ये बेसिकली पाइपलाइन बिछी हुई है, ये पूरा का पूरा समुद्र का हिस्सा है और इस समुद्र के अंदर से ही पाइपलाइन जा रही हैं। तो डॉट डॉट वाली कौन सी पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2। और जो ये डार्क कलर की पाइपलाइन आपको दिख रही है ये कौन सी है, ये नॉर्ड स्ट्रीम है। इसको नाम दिया गया है नॉर्ड स्ट्रीम या 1 भी कह सकते हो, है ना, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये वाली जो डार्क कलर वाली लाइन है ये पुरानी लाइन है, ये जो डॉट डॉट वाली है ये नई लाइन बनाई गई है। इसको रिसेंटली आपको पता होगा अमेरिका ने अप्रूवल दिया था, जो बाइडन ने अप्रूवल दिया था, उसके बाद से यहाँ पर ये पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन ये है इस पाइपलाइन का पर्पज़ क्या है। देखो पर्पज़ यहाँ पर यह है कि इस पाइपलाइन से जो नेचुरल गैस होती है ना वो यूरोप को मिलती है। अब ये नेचुरल गैस यूरोप को देता कौन है, तो वो देता है रशिया। यहाँ पर आपको अब मैप में थोड़ा सा और डीपली जाना होगा। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर रशिया देखने को मिलेगा और इधर आपको यहाँ पर जर्मनी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो होता यहाँ पर यह है कि रशिया क्या करता है, इस नेचुरल गैस को बेचता है, किसको, यूरोपियन यूनियन को। तो यहाँ पे जर्मनी के पास में सबसे पहली बात ये पूरी नेचुरल गैस पहुँचती है और उसके बाद में जर्मनी से बाकी सारे आगे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसको आगे भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जर्मनी अगर हम लोग करेंट टाइम पर देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। इनफैक्ट पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर इस नेचुरल गैस को लेकर। इनफैक्ट अगर जर्मनी के यहाँ पर चूल्हा जल रहा है घरों के अंदर तो उस नेचुरल गैस की वजह से जल रहा है। जो भी ठंड पड़ रही है वहाँ पर जो भी ये लोग आग वगैरह ताप रहे हैं वो नेचुरल गैस की वजह से। तो नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंस यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा है।
और ये लोग काफ़ी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। और रशिया कैसे देता है इनको ये नेचुरल गैस, वो देता है यहाँ पर इस वाली पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि रशिया के अंदर नेचुरल गैस के अपने आप में भंडार, रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से रशिया इनको ये नेचुरल गैस बेचकर अपनी बहुत मोटी कमाई भी करता है। ये बात क्लियर हुई। होता यहाँ पर यह है कि इसी वाली पाइपलाइन के अंदर कहीं ना कहीं लीक हो गया है, और उस लीक की वजह से इसमें से जो मीथेन है ना वो निकल रही है, और वो निकल रही है, और निकलने के बाद में वो टेम्परेचर को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा उस पर्टिकुलर एरिया में जो पानी है वो खौलता हुआ नजर आया है। अब क्वेश्चन ये है कि लीक हुआ कैसे। तो आपने बहुत सारे आर्टिकल देख लिए होंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि यूएस और यूएस के साथ के जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को लीक किया है, इन्होंने यहाँ पर तोड़ा है इसको। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, नॉर्ड स्ट्रीम गैस सैबोटेज, यानी ये जो पाइपलाइन है इसको तोड़ दिया गया है। किसको ब्लेम किया जा रहा है, क्यों ब्लेम किया जा रहा है, तो पूरी तरह से यहाँ पर आज के टाइम पर देखोगे ना तो अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है, यूएसए को ब्लेम किया जा रहा है कि यूएसए ने यहाँ पर इस पाइपलाइन को तोड़ दिया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न नंबर 1 बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 यहाँ पर बोला जाता है कि देखो, जब इस पाइपलाइन को अप्रूवल दिया जा रहा था, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो करेंट टाइम पर तो जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन से पहले डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ना इस पाइपलाइन के पूरी तरह से अगेंस्ट में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, इस पाइपलाइन को कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे यूरोपियन यूनियन से, मतलब ये पाइपलाइन काम ही नहीं कर रही थी उस समय पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हट जाते हैं प्रेसिडेंसी से, जो बाइडन के हाथ में ये प्रेसिडेंसी आती है। तो जो बाइडन ने यहाँ पर काम ये किया, आते ही इन्होंने यहाँ पर इस पाइपलाइन को अप्रूवल दे दिया, और ये जो पाइपलाइन है ये जाकर यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में रशिया यहाँ पर इनको ये गैस भेजने लगता है, नेचुरल गैस भेजने लगता है इस पाइपलाइन के माध्यम से। तो जिस समय पर अमेरिका ने अप्रूवल दिया था ना, उसी समय पर जो बाइडन ने एक बात मेंशन ये भी कर दी थी कि देखो यहाँ पर आगे हम लोग इस पाइपलाइन को एक तरीके से तोड़ भी सकते हैं। और अगर आप लोग देखोगे रशिया यूक्रेन का जो वॉर ये स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर चलता रहा, इससे भी यहाँ पर इस टाइम पर भी आप कह सकते हो जो बाइडन का एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या था कि अगर रशिया यूक्रेन को कब्जाएगा, यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ना, हम इसको तोड़ देंगे। तो ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट्स खुद जो बाइडन के थ्रू काफ़ी बार दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर बहुत बड़ा ब्लेम जो है ना जो बाइडन के ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि जो पाइपलाइन टूटी है, अब इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका को ही होगा। अब आप कहोगे कैसे? देखो इस बात को समझना, रशिया तो वैसे भी यहाँ पर अब जब ये लीक हो चुका है तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। पानी के अंदर इस पाइपलाइन को रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन करंट टाइम पर अमेरिका को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन वाले रीजन को ना गैस तो चाहिए, नेचुरल गैस तो इनकी रिक्वायरमेंट है, चाहिए ही चाहिए। तो अब कहाँ से लेंगे? तो अब अमेरिका इनको यहाँ पर ये नेचुरल गैस सप्लाई कर देगा, यूएसए से यहाँ पर इस नेचुरल गैस को ये परचेज़ करेंगे। क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये काफ़ी हद तक जो गैस है वो यूएसए से भी परचेज़ करता है, साथ ही साथ में रशिया से भी परचेज़ करता है। हालांकि डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यूएसए को थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्टेप से। बाकी यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ये यूएसए की साइड से किया गया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, चाहे वो रूटर्स का आर्टिकल देखने को मिले, तो इसके अकॉर्डिंग आपके साथ में ये सारी इन्फॉर्मेशन साझा की जा रही है। क्लियर हो गई बात? एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इस पाइपलाइन में ना करीब लगभग 300 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास गैस अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पर अनुमान के थ्रू बताया जा रहा है। क्योंकि डेनमार्क भी आपको पास में ही एक कंट्री देखने को मिलेगा। डेनमार्क ने यहाँ पर ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं। डेनमार्क पास में ही है ना, यहीं से पाइपलाइन गुजर रही है। फिर उसके बाद में आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर डेनमार्क ने कुछ और चीज़ें ही बोली हैं। डेनमार्क ने बोला है कि देखो होता यह है कि ये जो पाइपलाइन है ना, इसमें आपको मीथेन देखने को मिलेगा, और ये जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में 70 से 90% मीथेन होता है। और वो जो मीथेन गैस है ना, जब वो यहाँ पर बाहर निकलेगी तो वो क्या होगा, यानी कि जैसे कि मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर में आती है, ठीक है ना, और इसलिए जब वो वातावरण में निकलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो वो तापमान को बढ़ा देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। तो जैसे यहाँ पर पाइपलाइन ये लीक होगा तो इसमें से गैस निकलेगी, और गैस निकलेगी तो क्या करेगी, बाहर एटमॉस्फेयर में आकर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से आज के टाइम पर आपने देखा कि जो वो पानी है वो इतनी तेज़ी से उबलता हुआ नज़र आया। पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में फिट कर लेना। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर।
देखो नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे आज का न्यूज़पेपर कहाँ गया। देखो मॉर्निंग में जब मैं बैठा था ना, तो न्यूज़पेपर जो डिजिटल न्यूज़पेपर है वो अवेलेबल ही नहीं था। मतलब द हिंदू की वेबसाइट पर न्यूज़पेपर आज अपलोड ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए, नहीं अपलोड हो पा रहा था। तो अभी इसी वजह से आज का वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास में डिस्कशन तो रहेगा ना। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, तो आज हम लोग क्या न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि होता यह है कि भले न्यूज़पेपर ना अपलोड हो पाए, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं ना वो अपलोड हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। आर्टिकल्स मतलब आप कह सकते हो रात से ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल्स मेरे को सारे मिल चुके हैं, एडिटोरियल्स जो हैं वो भी मिल चुके हैं, प्लस छोटे आर्टिकल्स वही मिल चुके हैं। मतलब जो भी न्यूज़पेपर में अवेलेबल होगा वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आज का न्यूज़पेपर कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहला आर्टिकल क्या है। पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है अफ्स्पा एक्ट के बारे में। तो अफ्स्पा एक्ट मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो अफ्स्पा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो हुआ क्या, इस पर्टिकुलर एक्ट को अभी के टाइम पर बढ़ा दिया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अगर हम लोग बात करें जो हमारा गृह मंत्रालय है इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो इन्होंने अफ्स्पा एक्ट को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और नागालैंड के कुछ हिस्सों में। अब ये बढ़ाया गया है, कब तक लगाया गया है? तो आने वाले 6 महीने तक यहाँ पर ये लागू रहेगा। और फिर कौन कौन से रीजन है उसके बारे में बताया गया, जैसे कि यहाँ पर तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। इसी प्रकार से कुछ एरियाज़ यहाँ पर बताए जा रहे हैं नागालैंड के हैं। तो इन एरियाज़ में अफ्स्पा एक्ट को इंक्रीज़ कर दिया है, एक्सटेंड मतलब आगे के लिए बढ़ा दिया है। और ये कब से लागू होगा? आज से लागू होगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से लगभग आज से 6 महीने तक यहाँ पर यह एक्ट इन पार्ट्स के अंदर लागू होने वाला है, जो हिस्से यहाँ पर बताए गए। पूरे अरुणाचल प्रदेश या पूरे नागालैंड के अंदर नहीं, कुछ हिस्सों के अंदर इसको एक्सटेंड किया गया, कुछ हिस्सों के अंदर इसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बात यहाँ पर आपको आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अब करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है कि आखिरकार ये अफ्स्पा एक्ट है क्या। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आएगा आपसे वो डायरेक्टली यहाँ पर इस एक्ट से पूछा जाएगा, और ये एक्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इस साल। तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बने ही बने। आओ चलो कवर करते हैं इसको। पहले तो समझते हैं ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, देन उसके बाद में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज, टेररिज्म इन बॉर्डर एरियाज़। ये सारे टॉपिक्स जो कि हमारे सिलेबस के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये वाला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अफ्स्पा के बारे में। अफ्स्पा आया कैसे, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। देखो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स बिल, एक बिल पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के थ्रू, यानी राज्यसभा लोकसभा ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स बिल को पास किया था। और इस बिल को अप्रूव कर दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, कब? 11 सितंबर 1958 में। तो ये कहानी कब की है? 1958 की। फिर उसके बाद में जब ये अप्रूव हो गया, आगे ऑब्वियस सी बात है पास हो गया, तो ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो उस समय 1958 सितंबर 1 को ये अप्रूव होने के बाद में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बन गया, ठीक है ना। तो 1958 के अंदर इस एक्ट को लेकर आया गया था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद में ये जो एक्ट है ना, इसका काम क्या था? देखो इस एक्ट को इसलिए लेकर आया गया क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वॉयलेंस जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, हिंसा बढ़ रही थी, बहुत सारे विवाद बढ़ रहे थे। और वो विवाद को कंट्रोल करना हमारी सरकार के लिए, खासकर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की राज्य सरकार है, उनके लिए उस वॉयलेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उस वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए ही 1958 में इस अफ्स्पा एक्ट को लेकर आया गया। अब एक्ट लेकर आया गया वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए, तो कैसे करेंगे, कैसे काम करेगा ये एक्ट, इसके अंदर क्या पावर्स हैं, आओ समझते हैं। अब जब इस एक्ट को लेकर आया गया तो इस एक्ट में एक बात रखी गई थी, इसमें बोला गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी ना, उन आर्म्ड फोर्सेस की पावर्स को बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है ना। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये दोनों भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इनके अंदर जैसे कि अफ्स्पा को लगाया गया, तो अफ्स्पा के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी ना, उन आर्म्ड फोर्सेस के पास में पावर जो भी होंगी उस पावर को बढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है ना। अब पावर को बढ़ाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इन स्टेट्स के अंदर जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होंगे, खासकर उन वाले एरियाज़ की बात की जा रही है, यानी कि पूरा नागालैंड हो गया, पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अंदर जहाँ जहाँ पर वायलेंस हो रहा होगा, जहाँ जहाँ पर हिंसा हो रही होगी, जहाँ जहाँ पर विवाद हो रहा होगा, यानी जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होंगे, जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उस एरिया में शांति बनाने के लिए इस अफ्सपैक्ट को लगा देंगे। और अफ्सपैक्ट के तहत क्या होगा कि उस एरिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास में पावर्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी तो वो क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर वो साथ में लोगों को इकट्ठा होने नहीं देंगे, ठीक है ना। लोग जो पब्लिक गैदरिंग्स होती है, 5-6 लोग इकट्ठा साथ में खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। साथ ही साथ में आर्म फोर्सेस के पास में पावर आ जाएगी कि एक मान लो इनको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको एक वार्निंग वगैरह देंगे सिचुएशन सही करने के लिए। वार्निंग नहीं, अगर वो मानता है ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर ओपन फायर करने की भी पावर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पास में आ जाती है। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के पास में पावर है कि वो खुली गोली चला सकते हैं, ओपन फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति जो भी हमारे कानून है उसका उल्लंघन कर रहा होगा तो ये पावर्स एक्स्ट्रा पावर्स की तरह एक आफ्सपा एक्ट के तहत हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दे दी गई। क्लियर हो गई बात, अब आ गया हो। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे और भी पावर्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी आर्मी क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे अफ्सपा एक्ट लागू होगा। प्लस यहाँ पे वो लोग किसी भी के भी घर में तलाशी ले सकते हैं, है ना, प्रेमिसेस के अंदर सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बिना किसी वारंट के काम किया जा रहा है। इस वजह से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वारंट की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमारी आर्मी फोर्सेस यहाँ पर ये सारे काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि अफ्सपा एक्ट के तहत उनको ये एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। कौन से एरियाज़ में? डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है समझते हैं। देखो डिस्टर्ब्ड एरिया की जो चर्चा है ना, वो अफ्सपा एक्ट के सेक्शन 3 में ही की गई है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में ही बोला गया डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स, बहुत सारे विवाद हो रहे होंगे अपने रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, लैंग्वेज, रिलीजन ग्रुप हो गया, कास्ट हो गए, कम्युनिटीज़ हो गया, इनके बीच में कोई भी अगर विवाद हो रहा होगा उस पर्टिकुलर एरिया में ना, तो बेसिकली वो डिस्प्यूटेड एरिया या डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाएगा। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर कहाँ पर है? अफ्सपा एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर में। तो अफ्सपा एक्ट का सेक्शन 3 के तहत एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया और उस एरिया के अंदर आर्मी की पावर्स को इंक्रीज कर दिया। ये यहाँ पर सिंपल सी कहानी है अफ्सपा एक्ट के अंदर में। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार हो गई या फिर राज्य के गवर्नर हो गए या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इन सभी लोग के पास में पावर है कि ये अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ हिस्सा भी यहाँ पर एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर अगर पूरे स्टेट में विवाद चल रहा है, पूरे यूनियन टेरिटरी में ही कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो पूरे एरिया को भी यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। सिंपल हो गया। आगे आता है फिर उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, इनके पास में सारी पावर्स देखने को मिलती है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को ये एनफोर्स करते हैं, इसको लागू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, आर्टिकल में बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही क्या किया है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है आगे के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है कुछ हिस्सों में। उस हिस्सों के नाम भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो ये सारी पावर्स किसके पास में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलता है। काफ़ी सारी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये अफ्सपा एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आगे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर अफ्सपा एक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या रोल रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ में राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि देखो, राज्य सरकार के साथ में पहले हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, यानी ये जो एक्ट है ना, ये भले ही पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनफॉर्मली कंसल्टेशन कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, इनफॉर्मल वे में बातचीत करती है, उसके बाद में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करती है। हमारी केंद्र सरकार डिसीजन लेती है जब स्टेट गवर्नमेंट उनको रिकमेंडेशन देती है, यानी राज्य सरकार के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब है, राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हमारी केंद्र सरकार से वो बोलेगी कि हमारे यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल करो, तो एक रिकमेंडेशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक बात हो गई। साथ ही साथ में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो हमारी जो आर्मी है ना, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट करती है उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल पुलिस के साथ में, यानी जिस भी एरिया में अफ्सपा एक्ट लागू है वहाँ पे लोकल पुलिस के साथ में आर्मी कोऑर्डिनेट भी करती है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी जो रोल है ना, वो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है।
ठीक बात हो गई। अभी रिसेंटली अब्स्ट्रैक्ट न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि कुछ एरिया से इसको विड्रॉ किया गया था, हटाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आपने न्यूज़ देखी है वो मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा दिया, बाकी वेबसाइट पर इस प्रकार से आर्टिकल अपलोड हुआ था तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है ना। जो ये एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के नाम यहाँ पर दिए गए। इन एरियाज़ के नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपको केवल अफ्स्पा एक्ट ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक बात और देखोगे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि लगभग 1 अप्रैल में, इसी साल 1 अप्रैल पर भी अफ्स्पा एक्ट न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने असम और मणिपुर से कुछ एरिया से अफ्स्पा एक्ट को हटा लिया था, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी सही हो रही थी, असम, मणिपुर और नागालैंड से। बाकी यहाँ पर आप देखोगे अफ्स्पा एक्ट नागालैंड के अंदर 1995 से लागू है, 1995 से यहाँ पर आपको लागू देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर अफ्स्पा एक्ट बहुत पहले हट चुका है, 2015 में। मेघालय के अंदर भी यहाँ पर हट चुका है, सॉरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेघालय भी यहाँ पर अफ्स्पा के अंदर था 27 साल से यहाँ पर मेघालय के अंदर भी आपको ये अफ्स्पा एक्ट देखने को मिलेगा, कि बाद में यहाँ पर मिनिस्ट्री ने हमारी इसको हटाया था, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग देख पाओगे। अफ्स्पा एक्ट किस वजह से न्यूज़ में है ये आपने क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर हो चुका है। क्या है ये एक्ट, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक बात हो गई। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया त्रिपुरा ने अपने यहाँ पर इस एक्ट को निरस्त कर दिया था 2015 में। उसके बाद में जो ये मेघालय है, मेघालय भी यहाँ पर 27 साल तक इस एक्ट के अंदर में रहा था। बाद में यहाँ पर 2018 में जो है हमारी मिनिस्ट्री ने यहाँ से भी इसको निरस्त कर दिया था, इस एक्ट को। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है इंडिया की कंपनी के ऊपर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है इंडियन कंपनी के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया की सरकार के ऊपर नहीं, एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उसके ऊपर। वो कंपनी बेसिकली पेट्रोकेमिकल कंपनी है। अब ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? क्योंकि वो जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है ना, वो ईरान से कच्चा तेल परचेज़ कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पर उसके ऊपर ये सैंक्शन लगाए गए। मुंबई के अंदर वो कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है तिबालाजी। तो तिबालाजी पेट्रोकेमिकल ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी देखने को मिलती है, जिसने यहाँ पे क्या किया, ईरान से कच्चा तेल परचेज़ किया और उस कच्चे तेल को रिफाइन करके ये लोग क्या करते थे, केमिकल्स बनाते थे। और वो जो केमिकल्स बनाने के बाद में वो क्या करते थे, चाइना वगैरह को बेचा करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो चाइना वगैरह केमिकल खरीद रहा था इस कंपनी से, जिसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन का असर क्या पड़ेगा वो सारी बातें समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर लेकर चलता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको थोड़े बैकग्राउंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैप देखोगे, ये ईरान का मैप है। ईरान के मैप में आपको देखने को मिलेगा ये रहा ईरान, और एग्जैक्टली यहाँ पर इसकी कैपिटल ये है तेहरान। ईरान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इधर तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नीचे पर्शियन गल्फ़ है, ऊपर कैस्पियन सी है, इधर एज़रबाईजान है, आर्मेनिया है, टर्की है, इराक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ईरान अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। इधर पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का पीछे का हिस्सा है। फिर उसके बाद में आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। ये आपको चाबार पोर्ट देखने को मिलेगा, चाबार पोर्ट जो कि भारत ने डेवलप कर रखा है ईरान के अंदर में। इस चाबार पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो आपका मैप भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे की कहानी बात करते हैं। देखो ईरान के आज के टाइम पर हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। रीज़न क्या है, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने यानी यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने जितने सैंक्शंस हो सकते थे, ध्यान से सुनना, जितने पॉसिबल सैंक्शंस हो सकते थे वो सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पता होगा, जिसको हम लोग JCPOA के नाम से जानते हैं, P5+1 डील के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो एक डील हुई थी ईरान के साथ में, और वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। ये जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी ना, वो P5+1 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। P5+1 का मतलब यहाँ पर यह है, P5 के अंदर तो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हो गई, +1 के अंदर यहाँ पे जर्मनी हो गया। अब इसको समझना थोड़ा सा डिटेल से। P5 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इधर आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, इधर चाइना देखने को मिलेगा, इधर UK देखने को मिलेगा, इधर फ्रांस और इधर रशिया। ये बेसिकली यहाँ पर 5 परमानेंट कंट्रीज़ हो गई, हमारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, और +1 में आ जाता है जर्मनी। तो इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया था, ईरान के साथ में एक डील करी थी। और उस समय पर यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब हुआ करते थे जब ये डील करी गई थी। डील क्या थी, देखो ईरान क्या कर रहा था ना, अपने यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था, ठीक है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा था। और कोई भी चाहता नहीं है कि हाँ अब किसी भी देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में अपने आप में कितना खतरनाक है ये सभी लोगों को मालूम है ना।
आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से हुआ था। तो इस वजह से नहीं चाहते कि अब कोई भी कंट्री यहाँ पर न्यूक्लियर कंट्री बने और वो अपने यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप करे। तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप बेसिकली यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। अब होता यहाँ पर यह है, ये बातें जब पता चलती हैं बाकी सारी कंट्रीज़ को, तो बाकी सारी कंट्रीज सैंक्शंस लगाती हैं, और अमेरिका ने भी ढेर सारे यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए थे जब अमेरिका को ये बात पता चली थी। लेकिन उसके बाद में सिचुएशन को ठीक करने के लिए ईरान ने अमेरिका के साथ में वापस से बातचीत को स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि देखो हमारे ऊपर सैंक्शन लग गए, हमारी इकोनॉमी वगैरह डाउन हो जाएगी, इससे अच्छा बातचीत कर लेते हैं बैठकर। तो बातचीत करी गई, और उस समय बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उस समय पर क्या होता है, P5+1 डील को कर लिया जाता है। अमेरिका यहाँ पे डिसाइड करता है चलो एक डील कर लेते हैं, P5+1 परमानेंट 5+1 कंट्रीज़ की डील हो जाती है ये ईरान के साथ में। और इन कंट्रीज़ ने बोला कि देखो अब क्या होगा कि जो ईरान है ना, इस डील के अंदर बोला यह गया था कि जो ईरान है वो अपने यहाँ पर इस यूरेनियम का एनरिचमेंट करना बंद कर देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना बंद कर देगा और आगे सोचेगा भी नहीं इसके बारे में। और उसके बदले में जो भी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं वो सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। ईरान ने सोचा चलो ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, जो हमारे ऊपर से सैंक्शन है वो हट जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये डील यहाँ पर हो जाती है। फिर ऐसी कहानी 2015 से आगे बढ़ती रहती, 2016-17 चलता है। फिर उसके बाद में बराक ओबामा जो है प्रेसिडेंसी शिप से हट जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक काम किया। क्या किया, इस P5+1 डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर इस डील के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकालते हुए बाकी सारे जितने भी सैंक्शंस थे वो सारे के सारे ईरान के ऊपर वापस से लगा दिए। जो पहले सैंक्शंस हटा दिए गए थे इस डील के तहत, वो वापस से सैंक्शंस लग चुके थे। तो ईरान तब से ही लगातार बहुत सारे सैंक्शन से सफ़र कर रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा FATF की ब्लैक लिस्ट में भी आपको ईरान देखने को मिलेगा। ये हालात यहाँ पर ईरान के क्रिएट हुए। हालांकि यहाँ पर कंट्री थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करवा के चल रही हैं वो लोग, ठीक है ना, लेकिन सिचुएशन काफ़ी बुरी है। अब होता क्या है कि ईरान बहुत सारा तेल का प्रोडक्शन करता है, बहुत सारा कच्चा तेल यहाँ पर मिलता है, और अमेरिका ने सीधा सीधा बोल दिया था कि अगर कोई भी देश ईरान से कच्चा तेल परचेज़ करेगा तो उस देश के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। इस वजह से भारत, जो कि एक समय पर ईरान के साथ में बहुत सारा कच्चा तेल परचेज़ किया करता था, हमने यहाँ पर इसके साथ में कच्चा तेल परचेज़ करना बंद कर दिया। हमने यहाँ पर क्रूड ऑयल अब इसके साथ में व्यापार करना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, और अमेरिका यही चाहता था कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो इसके साथ में परचेज़ ना करें, लेकिन चाइना आज भी परचेज़ करता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे चाइना के ऊपर इस चीज़ को लेकर सैंक्शंस लगे हुए, लेकिन चाइना परचेज़ करता है क्योंकि चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस सैंक्शन का मतलब क्या मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया की जो ये कंपनी है ना, मैंने आपको बताया ये जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है, इसने क्या किया था, ईरान से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कच्चा तेल परचेज़ किया, उससे केमिकल्स बनाए और केमिकल बनाकर चाइना को दे दिया, ठीक है ना। और अमेरिका वैसे ही चाइना से चिढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि चाइना अभी भी ईरान के साथ में व्यापार कर रहा है, ईरान से तेल परचेज़ कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका कह ये रहा है कि इनडायरेक्टली हमारे सैंक्शंस के बाद में भी जो ये कच्चा तेल है इसका उपयोग करने के बाद में जो केमिकल बन रहा है वो इनडायरेक्टली चाइना में ही जा रहा है। इस चक्कर में हम लोग इस पेट्रोकेमिकल कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर इस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लग गए हैं तो इससे क्या नुकसान होगा इस कंपनी को। देखो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, मतलब अगर वो कंपनी का एक पोजीशन अमेरिका में भी है तो, क्योंकि सैंक्शंस का मतलब, अमेरिका के जो सैंक्शंस होता है इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का अगर कोई भी एसेट होगा अमेरिका में तो वो सीज़ कर लिया जाएगा, इस कंपनी के लोगों को अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, इनका बैंक अकाउंट होगा वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं, मतलब इनका जो भी प्रेजेंस होगा अमेरिका के अंदर वो सब खत्म कर दिया जाएगा, वो सब सीज़ कर लिया जाएगा। ये बेसिकली यूएस के सैंक्शंस होते हैं। इसी वजह से तो चाइना यूएस के सैंक्शन से घबराता नहीं है, क्योंकि चाइना की जो कंपनीज़ है ना उनका कोई प्रेजेंस है ही नहीं यूएस में, क्योंकि यूएस अगर सैंक्शन लगाएगा तो यहाँ पे उनके बैंक अकाउंट सीज करेगा, उनके बैंक अकाउंट है ही नहीं अमेरिका में, उनका आना जाना बंद करेगा, वो लोग आते जाते हैं ही नहीं अमेरिका में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना आराम से व्यापार करता रहता है, आराम से यहाँ पर ट्रेड करता रहता है, उसको सैंक्शंस की कोई टेंशन है ही नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, पूरा क्लैरिटी मिल चुकी है पूरे इशू के बारे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो आर्टिकल थोड़ा लेंदी था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको कवर कर लिया है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक बात हो गई, चलो जी आगे आते हैं ना। यहाँ पर फिर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। द हिंदू में नहीं है, कोचिंग वेबसाइट से यहाँ पर इस आर्टिकल को उठाया गया है। अब इस आर्टिकल में क्या है डेटा,
देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। बात यहाँ पर की जा रही है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो सरकारी डेटा आया है, गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज़ किया, उस डेटा में बताया गया कि जो हमारे कंट्री का डिफेंस एक्सपोर्ट है, यानी जो हमारे हथियार हैं, हमारे वेपन्स है जो हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो एक्सपोर्ट है ना, वो अब की बार बढ़ चुका है। साल 2021-22 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 334 यानी 334% से बढ़ता हुआ नज़र आया है, ऐसा यहाँ पर सरकार ने बोला। और सरकार ने यहाँ पर मेंशन ये भी किया है कि हम लोग इतना अच्छा आज के टाइम पर काम कर रहे हैं इस डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में कि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने लगभग 75 कंट्री को कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफेंस का मामला एक्सपोर्ट किया है। ये बात यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आई है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो पहला पॉइंट समझो। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तो अलग अलग कंट्रीज़ को दिया होगा, तो वो जो सामान दिया गया है वो किस किस को दिया गया वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आपको यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेगा, यूएस को भी कुछ डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करे गए हैं, फिलीपींस को एक्सपोर्ट करे गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट किए गए हैं, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करे गए हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करे गए हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस के नाम देखने को मिलेंगे। और ये सारा डेटा कब का है? साल 2021-22 का। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2021-22 में, वो एक अंदाज़ा देखने को मिलेगा 13,000 करोड़ के आसपास का आपको ये देखने को मिलेगा। कितना? 13,000 करोड़ का, जो कि अभी तक का एक सबसे ज़्यादा है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने लगभग 70% का एक्सपोर्ट किया है, वो भी बात रखी जा रही है। इंडिया का मकसद क्या है? हम लोग का मकसद है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में कि हम लोग क्या करें, लगभग हमारा टारगेट यह है कि 2025 तक अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना, जो खासकर एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट को हम लोग $5 बिलियन तक पहुंचा दें। क्या टारगेट है? डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारा टारगेट यह है कि 2025 तक हम लोग अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचा दें, यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट से हम लोग इतना पैसा कमा लें। इसमें दूसरा एक टारगेट भी है। दूसरा टारगेट हमारा देखने को मिलता है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है, यानी कि हम लोग अपने कंट्री में जो प्रोडक्शन है ना इस डिफेंस का, वो $25 बिलियन तक पहुंचा दें 2025 तक। यानी 2025 तक हमें दो काम करने हैं, डिफेंस प्रोडक्शन को $25 बिलियन तक पहुंचाना है और एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचाना है। ये बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट रखा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट है इससे फ़ायदा क्या होगा? यानी कि पहली बात तो ये समझो कि हम लोग ये जो काम कर पा रहे हैं, इतना सारा बना पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आज के टाइम पर चलाए गए हैं और वो इनिशिएटिव ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे पहला इनिशिएटिव देखने को मिलेगा वो है रेजिंग एफडीआई लिमिट। हमने क्या किया, हमारा जो ये डिफेंस इंडस्ट्री है ना, इसमें रिसेंटली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसकी लिमिट को बढ़ा दिया। यानी कि पहले जो बाहर के निवेशक हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, अगर यहाँ पर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी एक लिमिट थी 49% की। 49% यहाँ पर एफडीआई की लिमिट रखी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या किया गया, इस लिमिट को बढ़ाकर 74% किया है। यानी कि अब बाहर से बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा। पैसा आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अपने आप आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी। तो ये इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा इनिशिएटिव यह है कि कुछ डिफेंस कॉरिडोर्स बना दिए गए। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश करे गए हैं, जहाँ पर और ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है। फिर आपको डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। आत्मनिर्भर भारत हम लोग लेकर आए 2020 में कोविड की वजह से, कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनना है, खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट बनना है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। छोटा भी जो डिफेंस आइटम है वो किसी ना किसी देश से परचेज़ कर रहे होते थे। रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इनसे परचेज़ कर रहे होते थे। हालांकि आज भी परचेज़ करते हैं, लेकिन उस लेवल की डिपेंडेंसी कम हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स परचेज़ करना पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब हम लोग अपने कंट्री के अंदर इन डिफेंस आइटम्स का प्रोडक्शन कर उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा टारगेट अभी बहुत बड़ा है, 2025 तक का हमने जो टारगेट रखा है वो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंस ये होगा कि डिफेंस इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगी ना, इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी, सारा काम होगा, तो लोगों की मदद के बिना तो होगा नहीं, तो लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ में जिस भी कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे उसके साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी डेवलप हो रहे होंगे।
तो ये इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाए डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में तो ये सारी बातें आपको टू द पॉइंट, मतलब एक जो होता है ना प्रिसाइज कंटेंट, वो आपको ये लिखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये है कि अभी पिछले कुछ टाइम पे हम लोगों ने डिफेंस के मामले में काफ़ी कुछ अचीव किया है, उस अचीवमेंट को भी ध्यान रखना है। आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर हमारे अचीवमेंट क्या हैं। तो रीसेंट अचीवमेंट्स यहाँ पर 4 अचीवमेंट्स आप लोग बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो। वो अचीवमेंट कौन कौन से हैं? पहला, जो हम लोगों ने पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इसको यहाँ पे बना लिया। इंडिया का खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हम लोग इसको कमीशन कर चुके हैं। दूसरा अचीवमेंट है, हमने खुद का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को कमीशन कर लिया है, हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम वाली, इसका यहाँ पर नया जनरेशन टेस्ट कर लिया गया है। चौथा आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस के साथ में हम लोगों ने एक डील साइन करी है 374.96 मिलियन US डॉलर्स की, और ये जो डील है ना, ये है बेसिकली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर। तो ये मिसाइल्स हम लोगों ने अभी फिलीपींस को बेचे हैं। तो ये डिफेंस के मामले में भारत के अचीवमेंट्स हैं, और आपसे मेंस में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो इन चीज़ों को ज़रूर से माइंड में रखना है। ठीक बात है। चलो जी आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, और आपको पता होगा सैटरडे में एडिटोरियल्स ऑलरेडी कम आते हैं, क्योंकि एडिटोरियल्स का जो दूसरा पेज होता है ना ओपेड वाला, वो आता ही नहीं है, वो ग्राउंड जीरो के नाम से आता है, वो ख़त्म रहता है मतलब सैटरडे में। तो एक पर्टिकुलर एडिटोरियल ये है, 2 एडिटोरियल ऑब्वियस सी बात है, हर सैटरडे 2 एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। एक ये वाला है और एक दूसरा ये आपको ये देखने को मिलेगा। जो पहला एडिटोरियल है ये बात करता है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, टेलीकॉम सेक्टर बिल के बारे में। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल एग्जैक्टली क्या है, आओ मैं आपको यहाँ पर आज समझा दूंगा वापस से, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको कवर किया था, कल मैंने आपको बताया था कहाँ से कवर करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया होगा। तो डोंट वरी, आज मैं आपको टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में पढ़ाऊँगा। दूसरा एडिटोरियल हम लोग कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर फेस कर रही हैं और उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा आर्टिकल है, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बात यहाँ पर की जा रही है, कल मैंने आपको एक एडिटोरियल पढ़ाया था अर्बन फ्लड्स को लेकर, याद होगा है ना, बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो उसी के बेसिस पर आज का क्वेश्चन बन गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ समय पर हमने देखा है कि जो शहरों के अंदर बाढ़ है ना, ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इन बाढ़ों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, उसके पीछे का रीज़न है बारिश, ये बात बोली गई। दूसरा यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट है, आपको डिस्कस करना है क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं अर्बन फ्लड्स के, और आपको हाईलाइट यहाँ पर यह भी करना है कि मैकेनिज़्म, कि हम लोग क्या क्या तरीके ऐसे लेकर आ सकते हैं जिससे इस रिस्क को कम किया जाए, इस इवेंट को कम किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है पूरा का पूरा अर्बन फ्लड के बारे में। मतलब ये एक ऐसा आंसर, आप लोग एक बेहतरीन सा आंसर लिख सकते हो, उसको लेकर मैंने एक टू द पॉइंट कंटेंट कल ही प्रोवाइड करवा दिया था। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। और इससे भी खास बात पता है क्या, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो मतलब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे मेंस का। 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पे लगभग 32,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखो और आंसर लिखने के बाद में सबमिट करो। और लिखने के साथ साथ यहाँ पर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है आपको, वो यह है एटलीस्ट कोशिश करना कि 2-2 आंसर्स आप लोग रिव्यू कर लो। सभी लोग अगर 2-2 आंसर्स रिव्यू करेंगे एक दूसरे के आंसर्स को, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको भी नए नए पॉइंट्स मिलेंगे अपने आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले को आप उनकी मिस्टेक्स बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। तो इसी बेसिस पर इस कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप रन कर रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर से मेक श्योर करें कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। चलो फिर आगे आता है, उसके बाद चलते हैं एडिटोरियल पर। ना ये पर्टिकुलर एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या मेंशन किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने 1 अक्टूबर, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है इसी वजह से इस एडिटोरियल को लिखा गया, क्योंकि 1 अक्टूबर को एक दिन को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। उस दिन का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस। यानी आज का दिन कैसे जाना जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पर ये पर्टिकुलर डे डेडिकेट किया गया है। ये काम किया गया था यूनाइटेड नेशन के थ्रू, जिस वजह से बूढ़े लोगों के लेकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है।
तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आती है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के माध्यम से, यानी कि जो UNDSA है ना, ये रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022। इसने यहाँ पर बहुत डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि पॉपुलेशन आज के टाइम पर स्टेबलाइज हो गई है। दुनिया भर की जो ग्लोबल बर्थ रेट है ना, वो थम से आ गया है। कुछ एरियाज़ में हम लोग देख पा रहे हैं पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी हो रही है। दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा में बताया गया है। बोला ये जा रहा है कि 2050 तक, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 2050 तक जितनी भी जनसंख्या होगी ना, इसमें इस पूरी जनसंख्या के 16% लोग 65 साल के होंगे या 65 साल से ऊपर के होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक 2050 तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी होगी, बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर आप कह सकते हो कि ओल्डर वाली सिचुएशन वाले लोगों के अंदर आ चुकी होगी। और इंडिया यहाँ पर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अगेन बात ये की जा रही है कि जो ओल्डर पीपल है, जो एल्डर पीपल हैं, इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन आने वाली है, क्योंकि करंट टाइम पे बात करें तो यहाँ पे यूथ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और 2050 तक बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर यह रिपोर्ट बोलती है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज होगा ना, यानी कि लोग बूढ़े हो रहे होंगे, 2050 में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, हेल्थ सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर एक असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती हैं। और अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो जो बूढ़े लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? उनकी आँख। ज़्यादातर लोगों की आँख कमज़ोर आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से हमें फोकस करना होगा अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर। समझ में आई बात? अब राइटर बोलते हैं कि सर जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 वाली रिपोर्ट है, इसने बोला कि साल 2050 तक दुनिया भर की जो जनसंख्या होगी, दुनिया भर की जो पॉपुलेशन होगी, वो 9.7 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी। और इसमें बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनकी उम्र 65 साल होगी या 65 साल से बड़ी होगी। ठीक है ना? मतलब जो भी 9.7 बिलियन की पॉपुलेशन होने वाली है 2050 तक, इसमें देखोगे तो जो बच्चे होंगे ना, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे होंगे, जितने भी होंगे वो बच्चे, उनके दुगने तो बूढ़े लोग होंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि जैसी जिस कगार पे पॉपुलेशन चल रही है, यानी कि स्टेबलाइज कंडीशन देखने को मिल रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है ना, तो इसके हिसाब से आने वाले टाइम पर बच्चे आपको कम देखने को मिलेंगे, बूढ़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर 2050 तक 1.7 बिलियन तक देखने को मिल सकती है, और हम लोग डेफिनेटली चाइना को ओवरटेक कर देंगे। आज के टाइम पर चाइना एक पॉपुलस कंट्री है, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा, ये बात भी रखी जा रही है। ठीक बात हो गई, क्योंकि चाइना के अंदर कंडीशन और ही बुरी है, वहाँ पर पॉपुलेशन और भी थम चुकी है, ये बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया कि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन की अगर पहले की कुछ रिपोर्ट्स देखें ना, तो उस रिपोर्ट से अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो आने वाले टाइम तक डबल हो जाएगी, 20 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर राइटर ने मेंशन किया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे क्या होगा, उन बूढ़े लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। फिर उसके साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डिसेबिलिटी, और ख़ासकर देखने में परेशानी, आँखों में परेशानी, आँखें कमज़ोर होना। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये वाली प्रॉब्लम्स ही बढ़नी चालू हो जाती हैं। तो उम्र बढ़ेगी लोगों की, लोग बूढ़े हो रहे होंगे, तो ये वाली दिक्कतें आपको सभी लोगों के अंदर देखने को मिलेंगी। तो जो डेमोग्राफिक के अंदर एक चेंज हो रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर करना होगा। फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है होम रिपोर्ट। होम का मतलब है हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर होम्स की फुल फॉर्म है, कहाँ पे लिखी है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? इस रिपोर्ट को लाने वाला एक इंस्टीट्यूट था बेसिकली, जिसका नाम है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट ने यहाँ पर बोला कि करेंट टाइम पे अगर हम देखें
तो जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने का पीछे का रीज़न है वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीकनेस है, ऑब्वियस सी बात है। अब इतनी उनके अंदर जो एक तरीके से इंटेंसिटी स्टैमिना वो है नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने वापस से ऐड किया आई प्रॉब्लम, आँखों की दिक्कत। आँखों की दिक्कत सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों के अंदर देखने को मिली है। ये जो आई केयर है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक मेजर फोकस रहा है इस पूरे होम स्टडी का। इन्होंने बोला कि देखो आज के टाइम पर अगर हमने 1000 लोगों का एक पूरा रिपोर्ट तैयार किया था तो उन 1000 पार्टिसिपेंट में से देखोगे 50% से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं विजन इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे थे, यानी कि उनको देखने में परेशानी हो रही थी। 70% ऐसे थे जो कि असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि अपने शरीर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल, यानी कि जो आपके चश्मे हो गए। तो 70% ऐसे लोग थे जो कि चश्मों का इस्तेमाल कर रहे थे, 50% ऐसे थे जिनको देखने में बहुत परेशानी थी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो मतलब कहने का पर्पज़ है जो एल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है आई केयर की, आँखों की दिक्कत होती है सबसे बड़ी। और अगर आंखों की दिक्कत होती है तो उससे उन्हें और प्रॉब्लम होती है, जैसे उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उनके अंदर एक डर रहता है कि हाँ मैं गिर जाऊंगा आगे। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं और ये एक तरीके से अगर बहुत सारी कंडीशन में हम देख पाते हैं गिर भी जाते हैं, उससे डिसेबिलिटी वगैरह भी हो जाती है। तो ये जो आई की कंडीशन है, यानी कि जैसे जैसे लोग आगे बूढ़े होते हैं आंखें कमज़ोर होती हैं, तो इसकी चक्कर में उन एल्डर लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है ना। तो वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो उस चीज़ को ठीक करना होगा, उसके लिए हमें अभी से कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये प्रॉब्लम और इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले से काम कर लेंगे तो आने वाले जो एल्डर पीपल हैं वो आराम से यहाँ पर रह पाएंगे। तो इस डेटा ने यहाँ पे बताया कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और लोगों को, इन एल्डर पीपल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे यहाँ पर उनके अंदर जो डिप्रेशन वगैरह जैसी सिचुएशन है ना, उसको लेकर एक सपोर्ट मिलेगा और वही सपोर्ट काफ़ी होगा उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए। जो ज़्यादातर आई कंडीशन देखने को मिलती हैं, उन आई कंडीशन में आप देखोगे काफ़ी मतलब जो एक तरीके से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और बूढ़ों में भी डेवलप हो जाती है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा तेज बूढ़ों में डेवलप होती है। ठीक बात हो गई। तो ज़रूरत क्या है कि हम लोग प्राइमरी केयर रखें, किस चीज़ के ऊपर, विजन के ऊपर, आई केयर के ऊपर, आँखों की केयर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना। लोगों की आंखों के केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके बाद एक सब दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज के टाइम पर दुनिया भर में आपको बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन दूसरी प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये 3 चीज़ें ना आप कह सकते हो एल्डर पीपल को खा जाती हैं, आंखों की दिक्कत, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। फिर एट द लास्ट यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव ये बोला जाता है कि जो आई केयर है, आंखों की जो देखभाल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसको लेकर हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ लेकर आनी होंगी। जो आई हेल्थ है इंडिया के अंदर, उसको यहाँ पे बढ़ाना होगा। आई हेल्थ को लेकर यहाँ पर काम करना होगा। कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी तो लोगों को, इन एल्डर पीपल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो एल्डर लोगों की ज़रूरत है फ्यूचर में, वो हम लोग पूरी कर पाएंगे अगर हम लोग आज के टाइम पर इस प्राइमरी केयर को दे पाए तो। यानी कि ये आंखों का एक सपोर्ट अगर हम दे पाए, वहाँ पे लोगों को अफोर्डेबल वे में एक मेडिकल केयर मिल जाए, उनको आई केयर मिल जाए, तो आने वाले टाइम पर कोई भी एल्डर पीपल परेशान नहीं होगा, बुज़ुर्ग लोग परेशान नहीं होंगे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव जो आई एग्ज़ामिनेशन है वो आपको पहले करना होगा और हम लोग यहाँ पर पहले देखें, ओवरऑल एक डेटा जनरेट करें, एनालिसिस करें, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को लेकर कुछ टेक्नोलॉजीज़ लेकर आई जाएँ, कुछ सस्ता आई केयर लेकर आया जाए ताकि सभी लोग अफोर्ड कर पाएँ और आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, यानी कि आने वाला जो टाइम आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है लोगों का, उनको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल पाए, ठीक है ना। उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी खुशहाल फ्यूचर रह पाए। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखी गई है राइटर के थ्रू। सारी बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में। आओ समझते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ है ना, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर एक बिल लेकर आया गया है, ड्राफ्ट बिल आया है। उसी ड्राफ्ट बिल के बारे में राइटर चर्चा करती हैं। ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, इसके अंदर क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, सब कुछ डिस्कस किया गया। चलो आओ फिर देरी किस बात की समझते हैं।
अब टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 कॉन्टेक्स्ट क्या है? हुआ ये कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, हमारा दूरसंचार विभाग है, इन्होंने एक ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 के बिल को इंट्रोड्यूस किया, रिलीज़ किया। ये एक ड्राफ्ट है, इसके अंदर अभी चीज़ें सोची समझी जा रही हैं। आपको भी टाइम दिया गया है 20 अक्टूबर तक कि आप अपने कोई सुझाव देना चाहो तो सुझाव दे सकते हो, है ना। इन ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको एक ईमेल मिलेगा, वहाँ पे सुझाव देना चाहो तो दे सकते हो। इस पूरे आर्टिकल को सुनो, उसका बाद कोई सुझाव हो तो वहाँ पे ईमेल पर सेंड कर सकते हो 20 अक्टूबर तक। मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई बिल और एक्ट लेकर आया जाएगा। अब ये जो बिल बेसिकली ड्राफ्ट बिल जो लेकर है ना आया जा रहा है ना, ये क्या करेगा? इस ड्राफ्ट बिल का पर्पस है जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करना। OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करने का काम करता है। नाउ इस ड्राफ्ट बिल का हाइलाइट्स क्या है, इसके अंदर प्रोविजंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, करेंट टाइम पर जो भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे को ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो जैसे कि आपको अमेज़न प्राइम देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद में हॉटस्टार देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे आज के टाइम पर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको रेगुलेट करने के पीछे कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी पावर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल से फोकस किया जा रहा है कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि करेंट टाइम पर आप देखोगे तो हमारे पास में जो टेलीकम्युनिकेशन वाला सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत पुराने लॉज हैं, बहुत पुराने कानून हैं। बहुत पुराने कानून कौन कौन से हैं? एक है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, दूसरा है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, तीसरा है टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। तो ये बहुत पुराने पुराने एक्ट हैं। इन तीनों को साथ में मिला दिया गया इस ड्राफ्ट बिल के अंदर में। बोला ये बहुत पुराने हैं, हमें कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि भाई डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ, OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की पावर्स कहीं पर भी नहीं है। एक्ट बहुत पुराने हैं, तो हमें चाहिए अब एक नया बिल, नया एक्ट चाहिए। तो उसी के लिए इस ड्राफ्ट बिल को तैयार किया जा रहा है। समझ में आई बात? अब इस ड्राफ्ट बिल के अंदर एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो ट्राई की पावर है वो घटा दी गई। ट्राई क्या है? ट्राई के नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता हुआ नज़र आता है। यानी कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ आपको कौन सी देखने को मिलेंगे, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। तो इन कंपनीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है ये ट्राई। ठीक बात हो गई। तो ट्राई करता क्या है, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, इन सबको लाइसेंस देने का काम करता है। अब एयरटेल, वोडाफोन, ये जो कंपनीज बनी है ना, ये सब लाइसेंस इशू करती हैं पहले, ट्राई इनको लाइसेंस देता है। लेकिन जो लाइसेंस देने की पावर है ट्राई के पास में, ये पावर ख़त्म की जा रही है। यानी कि ट्राई की जो यहाँ पर पावर्स हैं उसको रिड्यूस किया जा रहा है इस बिल के अंदर, ये बात रखी गई। अब उसके बाद और क्या बोला गया, फिर उसके बाद इसमें ऐड किया गया OTT रेगुलेशंस को लेकर। अब OTT के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बोला ये जाता है कि सर OTT प्लेटफॉर्म्स ना आज के टाइम पर, जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो कॉल्स हो रही हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म है। फेस टाइम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी ऑनलाइन आप कॉल कर रहे हो, पहले एक टाइम हुआ करता था कि आपको कॉल के लिए रिचार्ज करवाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, आप अनलिमिटेड मैसेज करो, खूब करो, फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल आया, बात करो खूब, अनलिमिटेड बात करो। तो ये जो व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह है ना, इनको रेगुलेट किया जा रहा है आज के टाइम पर इस ड्राफ्ट बिल के तहत। तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पर आने वाले टाइम पर यह है कि व्हाट्सएप हो सकता है कि कॉलिंग के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले। अब ऐसा क्यों होगा, आगे समझना इस बात को। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ फॉर एग्जांपल वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये टेलीकॉम कंपनीज़ को पहली बात लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपके घर पे आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हो, एयरटेल आपको सर्विस दे रहा है, तो एयरटेल पहले क्या कर रहा है, सरकार से लाइसेंस ले रहा है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, ट्राई से लाइसेंस ले रहा है, उसके बाद में आपके पास में सर्विस जा रही है। लेकिन ऐसा OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ में नहीं होता है। व्हाट्सएप आपको कॉल प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यहाँ पे कोई भी लाइसेंस नहीं लिया है, ठीक है ना। व्हाट्सएप यहाँ पर व्हाट्सएप ने कोई भी लाइसेंस नहीं लिया, आपको ये फ्री मैसेज सर्विस मिल रही है। हालांकि आपने इंटरनेट पैकेज करवाया है, वो बात अलग है, लेकिन व्हाट्सएप आपको ऐसी सर्विस दे रहा है। तो इस वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स को आज के टाइम पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बिल के अंदर प्रोविज़न ये ऐड किया गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। यानी इन प्लेटफॉर्म्स को भी अब एक लाइसेंस लेना होगा अगर ये आपको सर्विस देंगे तो।
यानी कि अगर आप अब व्हाट्सअप के ऊपर कॉल्स करना चाहते हो तो व्हाट्सअप को पहली बात तो लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद में व्हाट्सअप आपको सर्विस देगा, लाइसेंस लेगा, वहाँ पे व्हाट्सअप पैसा देगा, अब वो पैसा वसूलेगा आपसे। यानी कि पॉसिबिलिटी है ऐसा, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स में आप देखोगे कि आने वाले टाइम पर व्हाट्सअप अपने कॉल्स के लिए कुछ पैसा चार्ज करेगा। ठीक बात हो गई, आगे आते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ पे रखी गई हैं, इस टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर में। फिर उसके बाद में इसमें एक और प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ रिफंड। यानी सपोज़ कोई टेलीकॉम कंपनी है, अब होता क्या है, उसने लाइसेंस लिया और लाइसेंस उसने सरेंडर कर दिया। अब लाइसेंस सरेंडर कर दिया तो उसका पैसा, क्योंकि पैसे से लाइसेंस लिया था, अब लाइसेंस सरेंडर कर दिया तो क्या होगा, तो उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न यहाँ पर ऐड किया गया है कि भाई आप अपना पैसा ले लो, क्या दिक्कत है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट बाय लाइसेंसीज। यानी जिन्होंने भी लाइसेंस लिया है, अब सपोज़ यहाँ पे वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको छूट दी जाएगी। सरकार यहाँ पर उनको छूट देगी। कैसी छूट देगी कि भैया आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट दे दो, शेयर्स में पेमेंट दे दो, आपको छूट दे दी जाएगी ताकि आप आने वाले टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देते रहो। तो ये भी यहाँ पर बात की गई है। फिर एक और बात की गई है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब आप कह सकते हो कि दिवालिया निकल गया किसी टेलीकॉम कंपनीज़ का, मतलब यह है कि वो बैंकरप्ट हो गया। सपोज़ यहाँ पर आइडिया है या वोडाफोन है, ये बैंकरप्ट हो गए, ख़त्म हो गया यहाँ पर पैसा वगैरह, तो क्या होगा, अब इनको कहना है, मतलब ये सोचना यार हमें कुछ नहीं करना, हम अब जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो इनको स्पेक्ट्रम दिया गया था, ऑब्वियस ही बात है, अब स्पेक्ट्रम क्या आप सोच रहे होंगे, तो जो टावर से नेटवर्क निकल रहा है आप ऐसे समझ सकते हो, स्पेक्ट्रम है, वो सरकार के अंडर में आता है। सरकार यहाँ पर ऑक्शन यानी नीलामी करवाती है और ये जो कंपनीज़ है वो स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेज़ करती हैं बोली लगाकर, और वो स्पेक्ट्रम और नेटवर्क आपके घर तक पहुँचाती हैं। सही बात हो गई। तो अगर मान लो किसी कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी का हालत ख़राब हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, सारा पैसा डूब जाता है, वो बोलता है कि हम अब यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम बंद कर रहे हैं पूरी कंपनी, तो इसमें सरकार ने एक और छूट दे दी है, ठीक है आप बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, आपका स्पेक्ट्रम हम लोग वापस ले लेंगे। यानी जो स्पेक्ट्रम आपने खरीदा था हमसे वो हम लोग वापस ले लेंगे, किसी और को दे देंगे। तो ये सारे प्रोविज़न इस टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर ऐड किया गया। फिर एक और प्रोविज़न लास्ट में ऐड किया गया है, वो है टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। देखो अभी भी यहाँ पर एक फंड होता है जिसका नाम है USOF। इसका मतलब है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड हमारे पास में ऑलरेडी है, लेकिन अब इसका नाम बदला जा रहा है, इसका नाम बदलकर टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फ़ंड रखा जा रहा है। तो हमारे पास में क्या होगा, अब एक टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फ़ंड होगा, ऐसा यहाँ पर इस बिल ने बोला है। तो जो भी यहाँ पर पैसा बनेगा, जो भी ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पैसा सरकार तक पहुँचाएंगी, वो सारा पैसा इस फंड में इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो सारा पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर भेजा जाएगा और उस पैसा का इस्तेमाल सरकार कहाँ पर खर्चेगी, जैसे कुछ गांव वाले एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पर टावर वगैरह की कनेक्टिविटी लगाने में ये पैसा सारा खर्चा जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा खर्चा जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा बिल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये सारी बातें आपको आर्टिकल में देखने को मिलेंगी, इतनी बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि करंट टाइम पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, इसका प्रेजेंट स्टेटस भारत में आखिरकार क्या है। तो देखो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है भारत में, ये पूरे दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। इंडिया की जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन है उसकी 85.11% आप देखोगे ना, तो टेली डेंसिटी हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो चुकी है। 3G 4G 5G पर हम लोग आ चुके हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक तीसरा लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लोज, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से पैसा आता है, वो टेलीकॉम सेक्टर के ज़रिए भी आता है। और इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। डायरेक्टली लगभग 2.2 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला है और इनडायरेक्टली लगभग 1.8 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहा है। साल 2002 से लेकर 14 के बीच में बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया था वो था $8.32 बिलियन का, और अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आया है वो लगभग यहाँ पर है $20.72 बिलियन का। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आज के टाइम पर काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। सिंपल हो गई बात। तो ये सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको एडिटोरियल पूरा पढ़ा दिया है एग्जैक्टली क्या है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल से वे में समझा दी गई है। लास्ट में हम लोग आज की वोकैब्स को देखेंगे। आज का वोकैब, सबसे पहला वोकैब है रिगोरस। रिगोरस मतलब स्ट्रिक्ट, दूसरा है एब्रप्ट। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, दूसरा एब्रप्ट देखने को मिलेगा, इसका मतलब आकस्मिक या फिर सडन।
तीसरा है कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट मतलब अच्छा हो जाने वाला, या फिर इंग्लिश में कह सकते हो रिक्यूपरेटिंग। देन उसके बाद में आता है पर्ज, पर्ज मतलब एलिमिनेशन या फिर परिशोध। देन उसके बाद में आता है फ्यूड, फ्यूड मतलब झगड़ा या फिर इंग्लिश में हम लोग उसको क्वारल बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैब्स है जिसका आप लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। तो वोकैब्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं, सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स थे, एडिटोरियल्स थे, भले न्यूज़पेपर ना हो लेकिन हमारा डिस्कशन चलेगा और वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इसी चक्कर में वीडियो लेट हो चुका है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। साथ ही साथ में हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन था वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। ये आपको एक ओल्डेस्ट टेम्पल देखने को मिलेगा हम्पी के अंदर। तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर स्थित है? हम्पी के अंदर स्थित है। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।